बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट थर्ड में प्रोडक्शन फंक्शंस टॉपिक हम पढ़ रहे थे। उसमें आगे हम पढ़ेंगे आज आइसोक्वेंट कर्व्स, सममात्रा वक्र, समोत्पाद वक्र, कुछ भी कह सकते हैं हम इन्हें। सममात्रा या समोत्पाद वक्र आइसोक्वेंट कर्व्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम आज। उसमें है दीर्घकाल में उत्पादन फलन का विश्लेषण पैमाने के प्रतिफल के नियमों द्वारा किया जाता है। दीर्घकाल इतना लंबा होता है कि एक व्यावसायिक फर्म या उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि समय बहुत अधिक होता है और उसमें परिवर्तन करना संभव हो पाता है। उत्पादन के सिद्धांत या उत्पादन फलन की व्याख्या करने के लिए एक नवीन तकनीक जिसे सम उत्पत्ति वक्र विधि कहते हैं, इसका प्रयोग होने लग जाता है। सम उत्पत्ति वक्र विधि मांग के उदासीनता वक्र विश्लेषण की तरह ही कार्य करती है। यहाँ सम उत्पत्ति वक्रों की सहायता से पैमाने के प्रतिफल के नियमों या दीर्घकालीन उत्पादन फलन का विश्लेषण किया गया है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को सभी परिवर्तित आदाओं का फलन भी हम कहते हैं। समुत्पत्ति वक्र या सम उत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि आइसोक्वेंट या आइसोप्रोडक्ट जो है शब्द, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और क्वेंट। आइसो का मतलब है इक्वल यानी कि समान, क्वेंट का मतलब है क्वांटिटी यानी कि मात्रा यानी समान मात्रा। दूसरा है आइसो प्रोडक्ट। आइसो का मतलब वही इक्वल है और प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट यानी उत्पादन, समान उत्पादन। तो कुल उत्पादन की एक समान मात्रा पैदा करने के लिए दो साधनों के विभिन्न संयोगों को एक वक्र के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे वक्र को हम सम उत्पाद वक्र कहते हैं। तो एक सम उत्पाद वक्र पर प्रदर्शित उत्पादन के साधनों के सभी संयोगों से समान मात्रा में उत्पादन संभव होता है, इसलिए उत्पादक उनमें उदासीन रहता है। क्योंकि सभी से एक समान उत्पादन प्राप्त हो रहा है तो किसी भी बिंदु पर संयोग पर चला जाए वो उसको समान उत्पादन प्राप्त हो, चाहे ए बिंदु पर हो, चाहे सी बिंदु पर हो, चाहे डी बिंदु पर हो, सभी संयोग जो हैं उसे समान उत्पादन देते हैं। तो उत्पादक ऐसी स्थिति में प्रत्येक संयोग पर उदासीन होता है, इसलिए इन संयोगों के बीच उसका कोई अधिमान नहीं होता, यानी सरप्लस नहीं प्राप्त हो रहा उसको। किसी भी एक बिंदु पर अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है, दूसरे पर उसे कम प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसे सभी संयोगों पर समान उत्पादन प्राप्त होता है, इसलिए सम उत्पाद वक्रों को उत्पादन उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं और व्याख्या में जब हम यहाँ पे एक टेबल के अनुसार जब देखते हैं तो यहाँ पर हम 5 संयोग लेकर चलते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं जिन्हें। तो ABCDE 5 संयोग है और हमारे पास में जो परिवर्तित साधन हैं वो 2 हैं, श्रम और पूंजी। तो साधन श्रम और साधन दूसरा है आपके पास में पूंजी। जो पहला साधन है श्रम और दूसरा साधन है पूंजी, उन दोनों को ही हम परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में समय बहुत अधिक है, दीर्घकालीन समय होता है। और उत्पादन की मात्रा प्रत्येक संयोग पर, चाहे ए संयोग हो चाहे ई संयोग है, प्रत्येक संयोग पर उत्पादित होने वाली इकाइयों की जो मात्रा है वो क्या है, समान है। आप यहाँ टेबल में देख रहे हैं कि ए संयोग में श्रम की 1 इकाई जब लगाई जाती है तो पूंजी की 20 इकाइयाँ लगाई जाती हैं और हमें उत्पादन 500 ही प्राप्त होता है। श्रम की यदि 2 इकाइयाँ बढ़ा दी जाती हैं दूसरे संयोग में तो पूंजी की इकाइयाँ हमें कम करनी होती हैं, तो वो 14 कर दी जाती है, तो वहाँ पे भी उत्पादन की मात्रा हमारी 500 ही रहती है। इस तरह से हम तीसरे संयोग पे देखें या चौथे संयोग पे या 5वें संयोग पे देखिए कि आप श्रम की 5 इकाइयाँ बढ़ा देते हैं तो पूंजी की हमें उतनी ही मात्रा में इकाइयों को कम करना पड़ता है, तो 20 से वो 7 कर दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उत्पादन की मात्रा हमारी समान रहती है।
यहाँ पे हम देखें कि श्रम और पूंजी उत्पत्ति के दो साधन जिनके विभिन्न संयोग 500 इकाई के बराबर उत्पादन व्यक्त करते हैं। जो श्रम उत्पाद रेखा श्रम और पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को बताते हैं जिनसे एक उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। ए पूंजी की इकाइयां, बी श्रम की इकाइयां। श्रम की इकाई कितनी है? 1 और पूंजी की इकाइयां कितनी है? 20। ए संयोग पे, बी संयोग पे पूंजी की इकाइयां 14 है तो श्रम की इकाई 2 है। सी संयोग पे पूंजी की इकाइयां 10 है तो श्रम की इकाइयां 3 है। डी संयोग पे पूंजी की इकाइयां 8 हैं तो श्रम की इकाइयां 4 हैं। और ई संयोग पे पूंजी की इकाइयां 7 हैं तो श्रम की इकाइयां 5 हैं। इस तालिका में दर्शाए गए पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोगों को रेखा चित्र के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हमने साधन श्रम की इकाइयां लिया है और ओ वाई एक्सिस पे हमने पूंजी की इकाइयों को लिया है। ए बी सी डी ई यहाँ पे पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोग बताए गए हैं। आईपी कर्व जो है वो आपके सम उत्पाद वक्र है। इस तथ्य को दर्शाता है ये वक्र कि उत्पादन के निश्चित स्तर को उत्पादित करने के लिए साधनों के कई वैकल्पिक संयोग है। ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है और ई बी है। अब हम देखेंगे सम मात्रा वक्रों की मान्यता। जो बाएं से दाएं गिरता हुआ सम उत्पत्ति वक्र होता है उसकी कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है समोत्पाद वक्र खींचते समय ये मान लिया जाता है कि उत्पत्ति के केवल 2 साधन किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, यानी 2 ही साधनों को उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। दूसरा है उत्पादन की तकनीकी दशाएं दी हुई हैं जो स्थिर है, यानी कि उत्पादन की तकनीकी दशाएं हमें पहले से ही प्राप्त होती हैं और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। तीसरा है उत्पत्ति के साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किए जा सकते हैं। उत्पत्ति के साधनों को क्या बताया गया है कि उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी मान्यता, ये भी मान लिया जाता है कि दी हुई उत्पादन की तकनीकी दशाओं के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले साधन पूरी कुशलता के साथ मिलाए जाते हैं जितना कि संभव हो सकता है। ये पहले से ही मान लिया जाता है या ये मान लिया जाता है कि उत्पादन की तकनीकी दशाओं के अंतर जो भी उत्पादन की तकनीक हमें दी गई है उसमें जो साधन प्रयुक्त किया जा रहा है उसका जो कॉम्बिनेशन है जो मैक्सिमम हमें लाभ पहुंचा सकता है उस कॉम्बिनेशन में ही उसको काम में लिया जा रहा है। लास्ट पॉइंट है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में एक सीमा तक प्रतिस्थापन संभव है। उत्पत्ति के साधनों में ये बताया गया है कि पूर्णतः प्रतिस्थापन ना होकर एक सीमा तक ही प्रतिस्थापन संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से इन मान्यताओं पर सम उत्पत्ति वक्र जो होता है वो निर्भर करता है। सम मात्रा वक्रों की विशेषताएं या गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट कर्व्स। सम मात्रा वक्रों में भी प्राय वे ही विशेषताएं या गुण हैं जो तटस्थ वक्रों में पाए जाते हैं। पहला हम इसमें गुण लेते हैं या विशेषता लेते हैं, सम मात्रा वक्रों का ढलान ऋणात्मक होता है, यानी सम मात्रा वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए होते हैं। सम मात्रा वक्र जो होते हैं उनका ढलान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। यदि सम मात्रा वक्र का ढलान ऊपर की ओर दाहिनी ओर होता है तो पूंजी और श्रम दोनों बढ़ते हैं लेकिन वो उतना ही उत्पादन करते हैं। इसे रेखा चित्रों की सहायता से भी समझा जा सकता है। पहला रेखा चित्र ए, दूसरा बी। यहाँ पे 2 ही रेखा चित्र को हम समझेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम। तो ए रेखा चित्र जो है उसमें बिंदु बी पर श्रम और पूंजी की मात्रा अधिक है और वहीं देखिए आप बिंदु ए जो है वहाँ श्रम और पूंजी की मात्रा कम है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने श्रम की मात्रा ली है और ओ वाई एक्सिस पे हमने पूंजी की मात्रा ली है। सी पूंजी की मात्रा, ओ सी जो है वो पूंजी की मात्रा को बता रहा है, ओ सी 1 भी पूंजी की मात्रा को ही बता रहा है। ओ एल श्रम की मात्रा को बता रहा है और ओ एल 1 भी श्रम की मात्रा को बता रहा है। ओ एक्स एक्सिस पे जब ओ एल श्रम की इकाइयों को काम में लिया जाता है तो पूंजी कितना है, ओ सी के बराबर है।
जैसे ही हम श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हैं OL1, वैसे ही हम पूंजी की इकाइयों को भी बढ़ा देते हैं OC1, तो हमें B संयोग प्राप्त होता है। तो A संयोग और B संयोग, दो संयोग हम प्राप्त होते हैं। दोनों संयोगों को जब मिलाते हैं तो IQ वक्र पर बिंदु A और B समान उत्पादन के बिंदु नहीं हो सकते हैं। A पर कम उत्पादन है तो B पर अधिक उत्पादन है। दूसरा रेखा चित्र जो है वो सममात्रा वक्र अनुलंब है, यानी श्रम की दी हुई एक निश्चित मात्रा पूंजी की भिन्न भिन्न इकाइयों से संयोग करती है। श्रम जो है वो OX एक्सिस पे है और पूंजी की मात्रा OY एक्सिस पे है। श्रम की मात्रा निश्चित कर दी गई है OL, जबकि पूंजी की मात्रा OC भी हो सकती है और OC1 भी हो सकती है। जब OC होती है तो श्रम की OL इकाइयां ही उपयोग में ली जाती है और OC1 होती है तो भी श्रम की OL इकाइयों को ही उपयोग में लिया जाता है। लेकिन संयोग जो है A और B, दो संयोग हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ OL श्रम और OC पूंजी का संयोग जब होता है, जितनी मात्रा का उत्पादन करता है उसकी अपेक्षा OL श्रम और OC पूंजी अधिक मात्रा का उत्पादन करेगा। OC1 पर अधिक उत्पादन करेगा, इसलिए IQ स्थिर उत्पादन वक्र नहीं हो सकता है। तो IQ जो होता है वो स्थिर उत्पादन वक्र नहीं हो सकता है।